स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम बीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारियों में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर बात करें तो आप के जो अपने सिलेबस जारी हुए हैं, देखिए चाहे वो कनिष्ठ सहायक का हो या फिर उत्तराखंड पुलिस का हो। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड जो वैकेंसी आपकी इस समय वर्तमान में चल रही है, या फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश कनिष्ठ सहायक। दोस्तों इन तमाम भर्तियों के लिए देखिए, अगर बात करें तो लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लिपि से संबंधित पहले तो थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि से बनने वाले और देवनागरी लिपि से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों हर एक परीक्षा में देखिए अगर बात करें तो लिपि से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप अगर कंप्लीटली देख लेते हैं तो देवनागरी लिपि से या ब्राह्मी लिपि से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अपने हाथ में होंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें भारत में लिपि की, तो दोस्तों भारत में जो लिपियां प्रचलित हैं उनमें मेनतः अगर बात करें तो देखिए ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि ये प्रचलित है। दोस्तों इनमें भी अगर बात करें तो देखिए कुछ विद्वान इसे विदेशी लिपि कहते हैं। देखिए खरोष्ठी लिपि की अगर बात करें तो खरोष्ठी लिपि को कुछ विद्वानों के अनुसार इसे विदेशी लिपि भी कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें तो भारत की प्राचीन लिपियों में से ब्राह्मी लिपि, जिसमें अगर बात करें दोस्तों तो इसका वर्गीकरण दो सेक्टर में किया जा सकता है। देखिए उत्तर भारत के नज़रिए से अलग और दक्षिण भारत के नज़रिए से इसको अलग देखा जाता है। दोस्तों अगर बात करें तो उत्तर ब्राह्मी लिपि इसको नाम दिया है और दक्षिण ब्राह्मी लिपि इसको नाम दिया है। इसके आगे दोस्तों अगर बात करें तो देखिए उत्तर ब्राह्मी लिपि से जो अन्य लिपियां विकसित हुई हैं उनमें अगर बात करें तो गुप्त लिपि हो गई, कुटिल लिपि हो गई, प्राचीन नागरी लिपि, और इसी से विकसित हुई है नागरी या फिर देवनागरी लिपि। इसी तरह से दोस्तों दक्षिण ब्राह्मी की अगर बात करें तो इसकी जो सब ब्रांचेस हैं उसमें पश्चिमी लिपि हो गई, मध्य देशीय लिपि आपकी हो गई, तेलुगु कन्नड़ लिपि हो गई, ग्रंथ लिपि हो गई, कलिंग लिपि और तमिल लिपि, ये आपके दक्षिण ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। तो इसी क्रम में अगर बात करें देखिए तो भाषा तथा उनकी लिपियों की अगर बात करें तो पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि गुरमुखी है। लहदा भाषा की जो लिपि है देखिए ये आपकी फारसी लिपि है। हिंदी या फिर मराठी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी को ज्ञात है कि देवनागरी लिपि इसकी लिपि होती है। दोस्तों इसी क्रम में अगर बात करें तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो वर्णमाला रहित लिपियां हैं उनकी अगर बात करें तो चीनी लिपि, सिंधु घाटी लिपि, क्रीटिप लिपि और हिट टाइप लिपि, ये ऐसी लिपियां हैं दोस्तों जो कि वर्णमाला रहित है, इनकी वर्णमाला नहीं होती है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बात करें तो देखिए ब्राह्मी लिपि के विषय में जैसे अभी हम बेसिक पॉइंटों की चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि का वर्गीकरण यहाँ दो सेक्टर में किया गया है, गुप्त लिपि और कुटिल लिपि। साथियों आपको पता होना चाहिए देखिए कुटिल लिपि से दो अन्य और लिपियां विकसित हुई हैं, जिसमें शारदा लिपि और नागरी लिपि शामिल होती है। तो फिलहाल दोस्तों ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमने लिपि से संबंधित अर्जित की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। यदि आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारियों में लगे हुए हैं तो दोस्तों आप हमारी फ्री वीकली टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो तमाम भर्तियां वर्तमान में कंडक्ट कराई जा रही है उसके रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों अब तक हमारी इस टेस्ट सीरीज से लगभग 1200 कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं। तो आप यदि अगर इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिला हुआ है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों साथ में देखिए उत्तराखंड की सभी भर्तियों पर बेहतर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों सभी महत्वपूर्ण अपडेट और हमारे द्वारा जो फ्री ऑफ कंटेंट आपको दिया जाता है देखिए स्टडी मटेरियल का, वो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ही ली है भाषा और लिपि के महत्वपूर्ण पॉइंटों को लेकर के। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं लिपि से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें तो देखिए जैसा कि आप सभी को ज्ञात है हिंदी भाषा की जो लिपि है यह है देवनागरी,
और देवनागरी विकल्प में आपका है नहीं, तो आपका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, इसका आंसर आप सभी को ज्ञात होगा। अगर पता है तो आप जल्दी से इसके आंसर को कमेंट करिए। इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे अगर बात करें तो 3 में लिपि की आवश्यकता होती है। दोस्तों लिपि की जो आवश्यकता होती है, देखिए ये आपकी होती है भाषा लिखने में। भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता आपकी होती है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका जो वर्णन है आपका, ये आर्टिकल 343 के अंतर्गत किया गया है। हमारा नया प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो पहली बार प्रयोग है ये गुजरात में माना जाता है। नए प्रश्न पे अगर बात करें दोस्तों, तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हमारा रहेगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे कि एक ध्वनि के लिए संकेत हो। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करें तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मराठी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है गुरमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, देखिए गुरमुखी जो लिपि है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा काका कालेलकर। नया प्रश्न दोस्तों हमारा है अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा रहने वाला है रोमन लिपि में। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर रहने वाला है, देखिए कुटिल लिपि इसका सही आंसर हमारा रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों आप सभी को ज्ञात है, देखिए हिंदी की जो आपकी वर्णमाला है इसमें महत्वपूर्ण स्वरों की जो संख्या है ये आपकी होती है 11। चलिए दोस्तों आप कमेंट करके बताइए हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुल स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहने वाला है विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। देखिए अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि बहुत ज़्यादा प्राचीन है और खरोष्टी लिपि भी देवनागरी लिपि से काफ़ी प्राचीन है, तो ये समकालीन लिपि नहीं है। नया प्रश्न दोस्तों हमारा है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देखिए इसका सही आंसर हमारा होगा अक्षरात्मक। दोस्तों अगर बात करें, देखिए देवनागरी लिपि के लिए वर्णनात्मक और अक्षरात्मक दोनों ही आंसर होते हैं, और दोनों अगर विकल्प आपके मिले हुए हैं तो आपका जो सही आंसर होगा ये अक्षरात्मक ही सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे अगर बात करें तो देवनागरी में ए के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। दोस्तों ये सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करें तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। तो हमारा नया प्रश्न दोस्तों है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा जयभट्ट के शिलालेख में। दोस्तों ये गुजरात के शासक थे। जैसा कि देखिए ऊपर हमने एक प्रश्न देखा था कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में सबसे पहले माना जाता है। तो दोस्तों गुजरात में अगर बात करें तो राजा जयभट्ट के समय में देखिए जो नागर ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मणों के द्वारा ही इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंजाबी भाषा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, क्योंकि इसके विषय में हम ऊपर प्रश्नों में डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के किस महत्वपूर्ण पद पर थे, आप इसके विषय में कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्प में अगर बात करें तो हमारा जो सही आंसर रहेगा ये होगा देवनागरी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा रहेगा, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों नेपाली जो भाषा है ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो साथियों उर्दू भाषा की जो लिपि होती है ये होती है फारसी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस भाषा की लिपि रोमन नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में अगर बात करें तो नेपाली भाषा की लिपि आपकी देवनागरी होती है, बाकी अन्य जो भाषाएं हैं उनकी लिपि रोमन लिपि होती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सभी वर्तमान लिपियां किस लिपि से निकली हैं? तो दोस्तों इन सभी लिपियों का जो विकास है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नया प्रश्न हमारा है, ब्राह्मी लिपि के विकास के कितने चरण रहे? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि के विकास के कुल मिलाकर के 3 चरण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण ब्राह्मी से किस भाषा का विकास नहीं हुआ है? तो दोस्तों आप पहले ही पढ़ चुके हैं, देखिए मराठी जो भाषा है ये देवनागरी के अंतर्गत आती है और ये उत्तर ब्राह्मी के अंतर्गत है। अगला प्रश्न हमारा है, खरोष्ठी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा 37। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, किस लिपि को गुप्त लिपि के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा उत्तरी ब्राह्मी। इसके बाद दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, नागरी के लिए लोक नागरी नाम किसने दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर है यह है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का वर्णन किया गया है? तो साथियों अगर बात करें तो इस बौद्ध ग्रंथ में कुल 64 लिपियों का वर्णन किया गया है। नया प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिर रेखा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि देवनागरी लिखने के बाद में ऊपर एक लाइन खींची गई है, इसी को सिर रेखा के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, गुप्त काल में कब से देवनागरी लिपि के रूप में प्रयोग की जाने लगी? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा 350 ईस्वी के बाद। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किसकी लिपि माला में सभी वैदिक ध्वनियों के संपूर्ण प्रतीक विद्यमान हैं? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, देवनागरी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सदी में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखिए 7 से 8वीं। दोस्तों अगर बात करें तो गुजरात के जो जयवट शासक थे, देखिए इनका शासनकाल इन्हीं शताब्दियों के अंतर्गत था और इसी समय में देवनागरी का जो प्रयोग है ये आपका पहली बार हुआ माना जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न हमारा है, सिद्ध मालिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा खरोष्ठी लिपि। नया प्रश्न हमारा है, गुप्त काल में विकसित सिद्ध मात्रिक लिपि का क्षेत्र कहाँ था? तो दोस्तों कश्मीर से लेके वाराणसी तक इस लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, मूल देवनागरी लिपि में वर्णों, संयुक्त अक्षरों और मात्राओं आदि को मिलाकर कुल कितने टाइप हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा 403। नया प्रश्न हमारा है, तिलक फाउंट या केसरी फाउंट में कितने टाइप के फाउंट का सुझाव दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 190 फाउंट का। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि में कितने पंचमाक्षर के स्थान पर देखिए जो अनुस्वर है के प्रयोग का सुझाव दिया है? तो दोस्तों अगर बात करें तो देवनागरी लिपि में जो पंचमाक्षर आपके होते हैं, देखिए जैसे आपके एक तो न होता है, एक मैं आपका होता है और तीनों आपके जो अणय होते हैं इन सभी को हम पंचमाक्षर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी अपने जो आपके
स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे कि कै वर्ग आपका होता है और कै वर्ग में अगर बात करें दोस्तों तो अणे अंतिम में आता है, तो ये अपने वर्ग का 5वां अक्षर होता है। तो इसी की बात आपकी की जा रही है पंचमा अक्षर की। तो पंचमा अक्षर के स्थान पे दोस्तों अगर बात करें तो अनुस्वर का जो सुझाव है ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया था। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, किसने देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए 12 खड़ी तैयार की? तो सही आंसर हमारा होगा, देखिए, सावरकर बंधु ने इसको तैयार किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने किस वर्ष ए की 12 खड़ी को अस्वीकृत कर दिया था? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर रहेगा, देखिए ये रहेगा हमारा 1945 में। तो 1945 में इसे अस्वीकार कर दिया गया था। नया प्रश्न हमारा है, नागरी लिपि में मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने ओर अलग से रखने का सुझाव किसने दिया? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, गोरख प्रसाद के द्वारा ये सुझाव अपना दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर है ये है 1966 में। तो दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने 12 खड़ी मात्रा व्यवस्था, अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिया? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा आचार्य नरेंद्र देव ने। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नया प्रश्न हमारा है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा 1983 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ब्राह्मी से नागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर रहने वाला है ये रहेगा, देखिए, उत्तर ब्राह्मी पहले आएगी, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर सिद्धमात्रिक लिपि और कुटिल लिपि। इसके बाद आपका देखिए बात करें तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी लिपि शारदा लिपि का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर रहेगा, देखिए, गुजराती जो लिपि है ये शारदा लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, लिपि किसे कहते हैं? तो दोस्तों लिखित ध्वनि के संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, लिपि की आवश्यकता होती है? तो साथियों लिपि की जो आवश्यकता होती है ये भाषा को लिखने में आवश्यक होती है। नया प्रश्न हमारा है इसके बाद में, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा रहेगा कन्नड़। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दोस्तों अगर देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ना कि दाएं से बाएं। तो ये बात इसमें गलत दी हुई थी। तो दोस्तों देवनागरी लिपि से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और बेसिक जानकारी को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके इसके विषय में जरूर बताएं। दोस्तों बाकी सभी भर्तियों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।